आइए आज उत्तराखंड की गहराई में उतरते हैं। इसे देवभूमि भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, देवभूमि। हमारे पास एक स्रोत है, उत्तराखंड देवभूमि का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य। इसी से कुछ जानकारियां ली हैं। अच्छा। तो आज हम मिलके ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की जड़ें कितनी पुरानी है, इतिहास में क्या क्या हुआ यहाँ, और इसका सांस्कृतिक महत्व इतना क्यों है। हाँ, मतलब ये सिर्फ घूमने की जगह से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। तो स्रोत कहते हैं कि ये इलाका प्रागैतिहासिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत अहम रहा है। हाँ, आर्य सभ्यता का केंद्र भी। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है इन स्रोतों में। ठीक है। सबसे पहले तो बद्रीनाथ के पास की गुफाएं, गणेश गुफा, व्यास गुफा। और कमाल की बात यह है कि माना जाता है कि यहीं वेद और पुराण लिखे गए थे। सोचिए जरा, वेद पुराणों की रचना स्थली है ना? जिन ग्रंथों ने मतलब करोड़ों लोगों की सोच को दिशा दी, वो शायद यहीं इन्हीं गुफाओं में। ये बहुत बड़ी बात है। और तो और माणा गांव का पुराना नाम मिलता है मणिभद्रपुरम। मणिभद्रपुरम, हाँ। और अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा कहा गया है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, हाँ, कि ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं है। अच्छा। स्रोत इन जगहों को मतलब प्राचीन भूगोल से भी जोड़ते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे देवपुरी का कैलाश मानसरोवर अच्छा। और अलकापुरी से संबंध बताया गया है। ये उस समय की आप कह सकते हैं भौगोलिक समझ दिखाता है, विकसित समझ। बिल्कुल। और अलकनंदा को प्राचीन ग्रंथों में गंगा का ही एक रूप मानना, ये भी इस नदी की पवित्रता और महत्व को दिखाता है। सही कहा। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं, आस्था की धाराएं थीं। हाँ बिल्कुल। तो ये तो हुई पौराणिक और साहित्यिक बातें। हाँ। लेकिन क्या जमीन पर भी कुछ ठोस सबूत है, उतने ही पुराने? हाँ, स्रोत बताते हैं। जैसे? देहरादून के पास कालसी में सम्राट अशोक का एक शिलालेख मिला है। हाँ, कालसी शिलालेख। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है। प्राकृत भाषा में है ना? हाँ, प्राकृत में। तो एक विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या मानते हैं, ये उस जमाने में इस इलाके की अहमियत के बारे में क्या बताता है? देखिए, अशोक का शिलालेख मिलना ये एक तरह से पक्का सबूत है कि ये क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के प्रभाव में था। अच्छा। मतलब प्राचीन भारत की जो मुख्य धारा थी, उससे ये जुड़ा हुआ था। कोई अलग थलग पहाड़ी इलाका नहीं था ये दिखाता है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व में भी ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से, शायद प्रशासनिक रूप से भी अहमियत रखता था। और इससे भी पुराने निशान है क्या? है, बिल्कुल। अल्मोड़ा के पास लखुड़ीरार में शैल गुफा चित्रकला मिली है। हाँ, लखुड़ियार। कहते हैं आदि मानव काल की है। हजारों साल पुरानी। ये हमें बहुत पीछे ले जाती हैं, दिखाती हैं कि यहाँ मानव बसाहट कितनी पुरानी है। और उनकी कला। हाँ, उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति। और साथ ही वो वशिष्ठ गुफा का भी जिक्र है ना? हाँ, ऋषिकेश हरिद्वार रास्ते पर महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि। सही। और आज भी ध्यान योग के लिए जानी जाती है। हाँ। तो ये वशिष्ठ गुफा जैसी जगहें इस बात की पुष्टि करती हैं कि ये भूमि हमेशा से, मतलब लिखित इतिहास से भी पहले से, आध्यात्मिक खोज और साधना का एक जीवंत केंद्र रही है। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक निरंतर चली आ रही आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक हैं। और शायद इसी आध्यात्मिकता ने इस क्षेत्र को देखने का नजरिया भी बदला होगा। जाहिर है। स्रोत बताते हैं कि कैसे इसे प्राचीन काल में बांटा गया था, वो भी धार्मिक आधार पर। हाँ, खंड व्यवस्था। कहते हैं वैदिक काल में वो दक्ष यज्ञ के बाद केदारनाथ और मानसरोवर शैव मत के प्रमुख केंद्र बन गए। हाँ, शैवों के। और इसी आधार पर क्षेत्र दो हिस्सों में बट गया, केदारखंड और मानस खंड। बिल्कुल। और स्कंद पुराण तो पूरे हिमालय को 5 खंडों में बांटता है। 5? कौन कौन से? नेपाल, मानस, केदार, जालंधर और कश्मीर। अच्छा। और केदारखंड और मानसखंड की सीमाएं भी बताई गई हैं। नदियों से तय होती थी। जैसे पश्चिम में तमसा या टोंस नदी और पूर्व में काली नदी। हाँ। तो ये विभाजन दिखाता है कि प्राचीन भारत में भूगोल को सिर्फ पहाड़ और नदियों के तौर पर नहीं देखा जाता था। तो फिर कैसे? उसे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्रों के आधार पर समझा और व्यवस्थित किया जाता था। एक तरह का सांस्कृतिक मानचित्रण था ये। मतलब ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये पवित्रता का नक्शा था। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। देवभूमि, हिमवंत जैसे नाम यूं ही नहीं पड़ गए। सही बात है। ये इस क्षेत्र को दी गई एक पवित्र पहचान दिखाते हैं। और सोचिए, महाकवि कालिदास, हाँ। उन्होंने गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द इस्तेमाल किया। गौरी गुरु मतलब? गौरी यानी पार्वती के पिता, हिमालय। अरे वाह। तो इससे पता चलता है कि इन पहाड़ों को सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर की तरह नहीं, बल्कि एक देवता, एक पवित्र सत्ता के रूप में देखा जाता था।
जिसका अपना गहरा पौराणिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व था। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो उत्तराखंड का इतिहास बहुत पुराना है, प्राग ऐतिहासिक काल तक जाता है। हाँ, मौर्य काल के पक्के सबूत हैं। बिल्कुल। इसे वेदों और पुराणों की रचना स्थली माना जाता है। हाँ, वो गुफाएं और प्राचीन काल से ये एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र रहा है। हमेशा से। और ये केदार खंड, मानस खंड जैसे विभाजन ये दिखाते हैं कि यहाँ के भूगोल को भी कितनी गहराई से पवित्रता और आस्था से जोड़कर देखा गया। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये सब जानने के बाद हाँ, यहाँ एक विचार आता है मन में। क्या? कि इस गहरे ऐतिहासिक, पौराणिक और पवित्र भूगोल को जानने के बाद क्या उत्तराखंड को देखने का नजरिया सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित रह सकता है? मतलब बर्फीले पहाड़, सुंदर वादियां। वो तो है ही, लेकिन क्या ये जानकारी हमें प्रेरित करती है कि हम इन वादियों में गूंजती कहानियों, इतिहास की परतों और सदियों पुरानी आस्था को भी महसूस करने की कोशिश करें? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।